नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं आईएफएस अनुज स्वरूप जी। बहुत बहुत स्वागत है अनुज स्वरूप जी आपका स्टडी आईक्यू पे। मैं अनुज स्वरूप सर के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ही इज पोस्टेड एज सेकंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन एट एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ओमान। एंड अगर मैं उनकी फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले की जर्नी की बात करूं तो ही वाज वर्किंग विद एनटीपीसी एंड ही इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और इन्होंने जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टडी आईक्यू पे। नमस्कार सभी को। थैंक यू दिव्यांशी, थैंक यू फॉर दिस जनरस इंट्रोडक्शन। आपका धन्यवाद मेरे बारे में कुछ बातें बताने का, और इट्स माय प्लेजर टू बी विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सर हमने बात की इंडियन फॉरेन सर्विसेज, दिस इज द मोस्ट ऑर्नामेंटल सर्विसेज इफ यू टॉक अबाउट, लेकिन बहुत सारी ऐसी एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें इनके इंसाइट्स पता नहीं होते। तो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इंसाइटफुल सेशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स एमिंग फॉर इंडियन फॉरेन सर्विसेज। लेट्स होप सो कि ये सेशन आपके जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यूजफुल रहे, और they get something useful out of this session, and let's hope so. Thank you. सर इंडियन फॉरेन सर्विसेज के इंसाइट्स में आने से पहले मैं सबसे पहले यही पूछना चाहती हूँ, सर सिंस यू आर एन इंजीनियर, तो what was the motivation behind coming to the Indian Foreign Services? You were working with NTPC, that's largest power producer in India. दिव्यांशी, आपने ये सवाल पूछ के मुझे फिर से अपने यूपीएससी इंटरव्यू की याद दिला दी, बिकॉज ये वो सवाल है जो बार बार हर इंटरव्यू में पूछा जाता है एक एस्पिरेंट से। मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग के बाद मैंने एमबीए भी किया है एफएमएस दिल्ली से, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बट जब मैंने सर्विस ज्वाइन करी, एनटीपीसी लिमिटेड ज्वाइन किया, मेरे दिमाग में ये पहले से ही विचार था कि मुझे आगे पढ़ना है, एंड दैट इज हाउ आई एंडेड अप डूइंग माय एमबीए फ्रॉम एफएमएस दिल्ली। बट व्हेन आई जॉइंड बैक, आई वाज डूइंग गुड। आई वाज मेरे हिसाब से मैं अच्छा कर रहा था एनटीपीसी में, थैंक्स टू द गुड पीपल दैट आई वाज वर्किंग विद, and thanks to NTPC, which gives a lot of opportunities for young engineers like us. और इन NTPC में काम करने का जो एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था वो ये था कि जब भी हम नाइट शिफ्ट में होते थे तो लगता था कि वी आर वर्किंग फॉर द नेशन, वी आर वर्किंग फॉर द कंट्री, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि it will be good if I can work at a larger stage. That is where this idea of going or preparing for civil services come in, and with the support and guidance of seniors and friends, because वहाँ पे कुछ और भी लोग थे जो तैयारी कर रहे थे, तो उन सभी से प्रेरणा लेके मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करी। Very inspirational to know, sir, कि किस तरीके से you started your journey for civil services and now here you are as an IFS officer. It's a pleasure of Study IQ to host you, and we are looking forward for this extremely insightful session. So now, since you have talked about your journey from being an engineer to IFS officer, अब हम पूछना चाहते हैं सर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज एक्चुअली रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं? ये बहुत ही टफ तो नहीं मैं कहूँगा, बट क्योंकि मैं काफ़ी नया हूँ सर्विस में, मेरा जो एक्सपीरियंस है 4 साल ही है, तो बट स्टिल आई विल ट्राई एंड आंसर दिस। बेसिकली आप जब ज्वाइन करते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस, after your selection in UPSC exam, UPSC Civil Services exam, आप almost for 1 year you do a training, you undergo a training, which is एक
मैं शुरू से बताना चाह रहा हूँ ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं दे अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। एंड उसमें आप फाउंडेशन कोर्स में जाते हैं मसूरी में, लबासना मसूरी में। उसके बाद आप सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में आते हैं 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स के बाद, और वहाँ पे आपका क्लासरूम ट्रेनिंग एज वेल एज डिफरेंट अटैचमेंट्स होता है। इस सब के बाद आपको इसी दौरान आपको एक लैंग्वेज एलोकेट हो जाती है, जो कि फॉर एन IFS ऑफिसर दैट लैंग्वेज इज CFL, दैट इज द कंपलसरी फॉरेन लैंग्वेज, जो एक हर IFS ऑफिसर को सीखनी होती है, और उस लैंग्वेज के हिसाब से आपको अलग अलग देशों में पोस्ट कर दिया जाता है। अब जब आप वहाँ जाते हैं, आप किसी फॉरेन कंट्री में पोस्ट होते हैं, तो आप बेसिकली आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप भारत के जो भी इंटरेस्ट हैं उनके लिए काम करते हैं। आप कोई भी इशू है भारत का उस देश के साथ, या आप या कोई अपॉर्चुनिटीज़ है टू वर्क टुगेदर ऑन सर्टेन इश्यूज। जैसे आज की तारीख में भारत एक बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट पार्टनर है। हम काफ़ी जगहों पे बहुत ही अलग अलग टाइप की सहायता दे रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, तो उस मुद्दे पे आप काम करते हैं। साथ ही साथ आप जहाँ पोस्टेड हैं उस देश में जो भी हो रहा है, आप उसके बारे में अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आप अवगत कराते हैं कि क्या हो रहा है, ताकि मिनिस्ट्री बेहतर पॉलिसीज़ बना पाए और हमारा जो कोऑपरेशन है उस देश के साथ वो बढ़ पाए। एंड इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आप जो इंडियन डायस्पोरा है इस कंट्री का, उस कंट्री में, जैसे मैं गल्फ रीजन में पोस्टेड हूँ जहाँ पे कि मैक्सिमम इंडियन डायस्पोरा इज देयर, ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन इंडियंस लिव इन द गल्फ रीजन। सो आप उनको जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, कंसुलर सर्विस, उनका पासपोर्ट, उनके वेरियस सर्टिफिकेट्स, और भी जो वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं किसी बाहर के देश में, उनकी सहायता करने का आपको मौका मिलता है। अब ये तो हो गई जब आप देश के बाहर होते हैं, और ये भी हो सकता है इसमें मैंने इसके साथ साथ आप अपने देश के जो कल्चर है और भी काफ़ी सारी चीज़ों का यू प्रमोट इंडिया बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब। एंड जब आप देश के अंदर होते हैं तो आप टेबल के दूसरी साइड होते हैं। you an IFS officer is basically a link between the mission, the embassy in a particular country and भारत सरकार के बीच का आप महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, और आप you make sure that things move because यहाँ पे जैसे मैं ओमान में हूँ, तो ओमान में कुछ भी भारत सरकार करना चाहती है या कोई साथ मिलके कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं हम लोग, तो उसमें एम्बेसी लीड लेगा। लेकिन अगर वी नीड सम इनपुट और सम डिसीजन हैज टू बी टेकन, तो वो हमारा जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आता है, और वहाँ पे जो बैठे हैं मेरे बैचमेट्स या जो बाकी IFS ऑफिसर्स हैं वो उन सब मुद्दों पे काम करते हैं। बट एक IFS ऑफिसर he may be working on handling different countries, many countries or different profiles when he is in ministry. I hope मैं जितना मेरा समझ है मैं थोड़ा बहुत आपको बता पाया हूँ, एंड थैंक यू। सर जैसे आपने बताया कि एक IFS ऑफिसर जो होते हैं they act as a link between the government and the embassy. सर आपके माध्यम से we really want to thank all the IFS officer working in different countries for maintaining smooth relation with different countries in India. Oh, so kind of you. Thank you. सर जैसे हमने बात की अभी roles and responsibilities of an IFS officer. सर अब हम बात करते हैं क्या सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऑल्दो हमें बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं जितना वाइड इस डोमेन है IFS ऑफिसर्स का, बट अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अपॉर्चुनिटीज से मैं समझ रहा हूँ कि एक तो आप करियर प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब एक IFS ऑफिसर बाहर पोस्ट होते हैं किसी एम्बेसी में या किसी हाई कमीशन में, तो वो जब लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वो थर्ड सेक्रेटरी उनको डेजिग्नेशन मिलता है, थर्ड सेक्रेटरी लैंग्वेज ट्रेनिंग। उसके बाद जब उनका लैंग्वेज ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो वो सेकंड सेक्रेटरी बन जाते हैं, फिर फर्स्ट सेक्रेटरी, काउंसलर, मिनिस्टर, एम्बेसडर। ये एक नॉर्मल प्रोग्रेशन है
अब जब भी आप बाहर पोस्ट होंगे, एक IFS ऑफिसर बाहर पोस्ट होता है, एंड व्हेन एन IFS ऑफिसर इज पोस्टेड इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्रालय में जब आप होते हैं, तो जैसा कि भारत सरकार में नॉर्मल डेजिग्नेशंस हैं, अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर डायरेक्टर, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, और सबसे ऊपर फॉरेन सेक्रेटरी इन केस ऑफ IFS ऑफिसर। इस तरह से आपका करियर प्रोग्रेस होता है। और अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें, तो जब आप मिनिस्ट्री में होते हैं, हमारे विदेश मंत्रालय में होते हैं, तो आप बहुत सारे डिविजन्स हैं विदेश मंत्रालय में। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिनिस्ट्रीज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in terms of divisions and the work profile, the work that is being handled. और डिविजन्स में भी कुछ मल्टीलैटरल डिविजन्स होते हैं, जैसे UN का जो देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस का देखते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक डिवीजन होते हैं, जैसे कि हम ओमान में हैं, तो हमारा जो डिवीजन है विदेश मंत्रालय में, वो गल्फ डिवीजन कहलाता है। ऐसे ही और भी बहुत ही स्पेशलाइज्ड डिविजन्स भी हैं, जिसमें कि आपको काम करने का मौका मिलता है, काम करने का अवसर मिलता है। सिमिलरली जब आप एक मिशन में पोस्ट होते हैं, एक एम्बेसी में पोस्ट होते हैं बाहर, इंडिया के बाहर, तो आप बहुत सारी विंग्स होती हैं। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं, तो हम उसको आमतौर पे विंग्स बोलते हैं। और जैसे आपने जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया, तो आपने बताया कि मैं पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। सिमिलरली और भी विंग्स होती हैं एम्बेसी में, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, काउंसलर हो गया, जो सारा वीज़ा और पासपोर्ट इशू का देखता है। अब गल्फ में कम्युनिटी वेलफेयर इज़ अ बिग विंग, जो सारे ही हमारे जो इंडियन नेशनल्स हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। एक कल्चर एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हम जैसे भारत सरकार जैसे इंडिया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना ICCR के हेल्प से, वो सब इनके अंडर आता है। तो इस प्रकार से आप यू गेट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन डिफरेंट प्रोफाइल्स, डिफरेंट विंग्स, डिफरेंट डिविजन्स। सर जिस तरीके से आपने बताया, मुझे लगता है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको बहुत थोड़ा सा भी डिलेमा होगा, आई एम श्योर दैट दे आर क्लियरिंग देयर डाउट्स अबाउट द सर्विसेज। कितनी डाइवर्सिटी है इस सर्विसेज में, और कितनी मोर ओवर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं? डाइवर्सिटी का तो मैं सही में मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में बताया, शायद भारतीय विदेश सेवा के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है एस्पिरेंट्स को, या इतना इजीली एक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ऐसा मेरे को लगता था पहले ज्वाइन करने से पहले। और अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं, तो मैं अपने खुद का एग्जाम्पल या खुद के जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उससे उसको देखूं, तो जब मैं ट्रेनिंग के दौरान, जब मैं इंडिया में था और विदेश मंत्रालय में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसी समय हमें बांग्लादेश एक मिशन अटैचमेंट होता है एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो आप हफ्ते या 1 वीक के लिए यू गो टू अ फॉरेन कंट्री। तो हमारे केस में मुझे मौका मिला, मुझे अवसर मिला बांग्लादेश जाने का। और उस एक हफ्ते के दौरान हमने, मतलब हम सभी ने, मैंने और मेरे बैचमेट्स ने देखा कि कितना डाइवर्स काम है एक एम्बेसी का। एक इंडियन नेशनल को सहायता प्रदान करने से लेकर, एक वहाँ पे एक रेलवे ब्रिज बन रहा था, भारत सरकार उसमें इन्वॉल्व थी, वो देखा हमने। फिर कल्चरल एस्पेक्ट देखा, मीडिया का एस्पेक्ट देखा, और कैसे कंसुलर सर्विसेज को वहाँ पे बांग्लादेश में एक अच्छे तरीके से मैनेज किया होता है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो देखा। उस समय वहाँ पे एक NTPC का प्लान चल रहा था। हालांकि क्योंकि मेरे बैच कुछ जानने वाले थे, तो मैं उनसे भी मिला, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तो उस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ समझने को मिला। और उसके बाद जब मैं वापस हम लोग आए, तो क्लासरूम ट्रेनिंग खत्म हुई। क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद हमें एक एक डिवीजन से एक डिवीजन के साथ हमें जोड़ दिया गया कि आप वहाँ पे काम करिए, वहाँ पे सीखिए। तो उस समय मुझे याद है कि जो OIA, ओवरसीज इंडियन अफेयर्स डिवीजन होती है हमारे यहाँ, जो काफ़ी क्लोजली काम करती है गल्फ रीजन के साथ, क्योंकि उनका एक मेन काम है, जो हमारे इंडियन वर्कर्स हैं जो बाहर जा रहे हैं, वो सेफली जाएं, वो ट्रेन होके जाएं।
तो एक प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की हम उस समय बात कर रहे थे, जो बाद में लॉन्च हुआ बहुत ही बड़े तरीके से, और अभी आई थिंक उसको और स्केल किया जा रहा है। तो वो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब मैं और मेरे जो मित्र हैं, जो बैचमेट्स हैं, हम लोग आबू धाबी गए फॉर आवर लैंग्वेज ट्रेनिंग। तो लैंग्वेज ट्रेनिंग करते थे हम फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में हम लोग एम्बेसी जाते थे। तो अगेन आई विल मैं क्योंकि काफ़ी सारे सीनियर्स ने इंस्पायर किया है और सिखाया है, इसीलिए मैं किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस छोटी सी जर्नी में ही जैसे हम लोग जाते थे तो वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं आबू धाबी पोस्टेड था, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री भी वहाँ पे फरवरी 2018 में आए थे। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। पहली विजिट थी, वीआईपी विजिट, जिसमें एक मौका मिला कुछ कंट्रीब्यूट करने का, कुछ काम करने का। उसके बाद मुझे याद है कि कल्चरल साइड में क्योंकि हम भारत में हम लोग इंडिया एट द रेट गांधी एट द रेट 150 के तहत काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें एक शेख जायद, जो कि वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूएई के, और जायद गांधी डिजिटल म्यूजियम, उसके साथ में इन्वॉल्व हुआ, उसमें काम करने का मौका मिला। तो वो जब इनॉग्रेट हुआ, और इनफैक्ट वो इनॉग्रेशन हमारी जो पूर्व विदेश मंत्री थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उन्होंने ही उसको इनॉग्रेट किया। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। ऐसे ही इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, वो एक इन यू सी सो मेनी पीपल एंथुजियास्टिक, नॉट ओनली इंडियन नेशनल्स बट आल्सो जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो ओमान में कहें, चाहे वो यूएई में कहें, जो बहुत बढ़ चढ़ के अब समझते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का महत्व। उसको सेलिब्रेट करना अपने आप में इतने सारे लोगों के साथ, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। और अगर मैं अभी की बात करूं तो इस ड्यूरिंग कोविड-19 भारत इंडिया हैज emerged एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो भारत ने 150 से भी ज़्यादा देशों को दवाइयाँ प्रदान की हैं, ज़रूरत का सामान प्रदान किया है। ऐसे ही ओमान की मैं बात करूं तो अभी पिछले महीने ही मुझे मौका मिला, मुझे सौभाग्य मिला कोऑर्डिनेट करने का, वैक्सीन डिलीवरी कोऑर्डिनेट करने का, जो इंडिया ने एज अ गिफ्ट ओमान की सरकार को दिया है। सो आई होप कि आप शायद जो एस्पिरेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, वो दे विल अप्रिशिएट कि कितना वेरिएशन है, कितना डाइवर्सिटी है। आपके पास मौकों की कमी नहीं है to contribute towards the growth and development of your nations and enhancing the cooperation between India and the world basically. और सर, जिस तरीके से आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, मुझे लगता है इसीलिए शायद इसे मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द सर्विसेज भी बोला जाता है। सर, अभी हमने अपॉर्चुनिटीज, डाइवर्सिटीज की बात की। क्या हम चैलेंजेस की बात कर सकते हैं व्हिच एन आईएफएस ऑफिसर फेसेस ड्यूरिंग हिज और हर सर्विसेज? चैलेंजेस की बात करें तो जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है अभी, क्योंकि मैं काफ़ी नया हूँ सर्विस में, मुझे ऐसा लगता है, या जो मैंने अपने सीनियर्स या फ्रेंड्स से सुना है जो सर्विस में हैं, जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं, कभी कभी आप किसी देश में जाते हैं तो भाषा का मुद्दा हो जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज आपने सीखी है, कभी कभी आप किसी और देश में भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो that becomes at times a challenge, not for you, because आप फिर भी तरीका ढूंढ लेते हैं अपना काम करने का इंटरप्रेटर के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू, बट आपकी जो फैमिली होती है आपके साथ, आई थिंक वो ज़्यादा सफ़र करती है, विच बिकम्स अ चैलेंज एट टाइम्स। सिमिलरली कभी कभी कहीं पे वेदर का इशू, वेदर किसी को सूट नहीं करता, ये टाइप के छोटे छोटे चैलेंजेस ऑफिसर्स फेस करते हैं, बट we move on, we learn, and I must say that the ministry, जो विदेश मंत्रालय है, वो आपका काफ़ी अच्छा ध्यान रखता है, और the whole mission, the whole embassy works like a family under the leadership of the ambassador, and it's very open, very informal when it comes to IFS. आपको कोई भी परेशानी है, आप अपनी बात जाके रख सकते हैं, जो आपके राजदूत हैं, जो आपके एम्बेसडर हैं, उनसे, और पूरी टीम मेक श्योर दैट आप जो भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं किसी भी वजह से, यू कैन ओवरकम इट।
जिस तरीके से सर हम और सर्विसेज की बात करते हैं, चाहे वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हो, तो हमने उन्हें ऑन फील्ड काम करते हुए देखा है। बट आपके एक्सपीरियंसेस से मुझे लगता है सभी एस्पिरेंट्स एक आईएफएस ऑफिसर को किस तरीके से फील्ड पे वो काम करते हैं, वो देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। सो सर, इसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये बहुत इंसाइट, बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों तक पहुंचना, एस्पिरेंट्स तक पहुंचना, इस सर्विसेज के लिए जागरूकता और लाने के लिए। सर, अभी हमने बहुत सारी बातें की इंडियन फॉरेन सर्विसेज की, बट सर हम आपसे जानना चाहते हैं, व्हेन यू डिसाइडेड कि आपको इंजीनियर से एक आईएफएस ऑफिसर बनना है, क्या चैलेंजेस थे, क्या आई मीन leaving a job like NTPC and coming into a full-fledged preparation of exam like UPSC. सर, अभी तो हमने इंडियन फॉरेन सर्विसेज की बातें की, अब हम बात करना चाहते हैं आपकी जर्नी की, फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर टू आईएफएस ऑफिसर। आप एनटीपीसी के साथ काम कर रहे थे, कैसे आपने तैयारी को अप्रोच किया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, किसी जॉब में हैं और स्टिल दे वांट टू प्रिपेयर। सो आई विल जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, माय वाइफ एंड माय son also, who really supported me well during my journey of training, during my journey of preparation. And at the same time, मैं एनटीपीसी में जहाँ काम कर रहा था, एनटीपीसी ऊंचाहार में जो मेरे बॉस थे, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। ज़्यादा छुट्टी तो नहीं मिल पाती थी, लेकिन जितनी भी मिलती थी उन्होंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया एकदम। पहली बार तो मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं लौटा तो उन्होंने बोला कि सच बोल के जाओ और एग्ज़ाम देना है दो, लेकिन सच बोल के जाओ। तो उसके बाद से कभी टेंशन नहीं हुई कि मैं ऑफिस में क्या बोलूँगा, क्योंकि मेरी वाइफ भी वहीं काम कर रही थी, तो और वो एचआर में थी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए झूठ बोलना कि मैं ये नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर तैयारी की बात करें तो एक चीज़ जो मैंने सीखा वो ये था कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। मतलब आप बेशक से चाहे 2 घंटे पढ़ें, चाहे 3 घंटे पढ़ें, आप लेकिन कोशिश करें कि डेली पढ़ें। So I had a very fixed schedule. I used to come back from office, and after having my dinner, I used to settle down in my study room and I used to study for 3 hours, 4 hours, whatever it is. And उसके साथ साथ ये था कि मैंने काफ़ी जो सीसेट था, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान इसलिए भी हो गया क्योंकि मैंने एमबीए किया था और उस दौरान सीसेट के जैसे ही आप तैयारी करते हैं एप्टीट्यूड की, तो प्रीलिम्स की तैयारी मेरे लिए रिलेटिवली इजी थी, तो मैं ज़्यादा समय अपना मेंस की तैयारी में लगाता था, मेंस एग्ज़ाम की तैयारी में। और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो था उसको बस लास्ट के समय, लास्ट 2-3 महीने में आई यूज्ड टू रिवाइज दैट फेज। तीसरा जो मुझे लगता है जिसने थोड़ी मदद करी वो ये है कि मैं दिल्ली या किसी बड़े शहर में नहीं था, लेकिन उस समय तक भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज काफ़ी अवेलेबल थी, तो एवरी टाइम फॉर ऑल एग्जाम्स आई यूज्ड टू टेक दैट। अगर प्रीलिम्स है तो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम दिया, अगर मेंस है तो उसका किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैकेज लिया, उनके नोट्स मंगाए और साथ में उनका वो जो टेस्ट है जो स्कैन करके आप भेज सकते थे वो दिया, ताकि आपको एक अच्छा फीडबैक मिल जाए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो एग्ज़ाम है वो इट इज़ हैविंग अ वेरी वाइड बेस, तो ज़रूरी है कि आप सिलेबस पे स्टिक करें, सिलेबस को बार-बार पढ़ते रहें और ये जो मॉक एग्ज़ाम के द्वारा आपको एक फीडबैक मिलता है, उसके थ्रू आप अपनी तैयारी पे काफ़ी फ़ोकस तरीके से तैयारी करें। आई होप मैं उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में भी मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और मुझे यही लगा कि जो मेरे से हर बार यही गलती हुई कि आई वाज नॉट एबल टू स्कोर वेल इन इंटरव्यू इन माय फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। और उसका एक कारण शायद मुझे लगता है कि मैं जो फीडबैक था उसको काफ़ी अच्छे से इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा था, या और भी कुछ कारण रहे होंगे, बट बड़ा रीज़न यही था कि जो फीडबैक मिल रहा था
उसको मैं इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा था। और अगर मैं बात करूं, आजकल सभी इंस्टीट्यूट्स जब आप मॉक इंटरव्यू देते हैं तो आपको सीडी देते हैं, आपको अपनी रिकॉर्डिंग देते हैं। उसी को देख के आपको समझ में आता है कि आप कितना, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, कहाँ आप किसी क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट फीडबैक। सो ये इन शॉर्ट मेरा एक्सपीरियंस था अबाउट माई प्रिपरेशन। आई होप कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यूजफुल। सर अभी आपने बात की कि पीएचडी नहीं करना है इस एग्जाम में और सिलेबस को बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ना है। सर क्या आप इसे थोड़ा सा और इलैबोरेटेड फॉर्म में बता सके, कहाँ तक अपने एस्पिरेंट्स को अपनी नॉलेज की लिमिट रखनी है? देखिए, नॉलेज की लिमिट, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एम से तैयारी करें कि आपको जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम है उसको क्रैक करना है। क्योंकि क्या होता है कि जो जो काफी सारी आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे वो भारतीय इतिहास की हो, वो उसमें काफी नॉलेज होती है और वो अच्छी लगने लग जाती है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को। सो काफी लोगों के साथ क्या होता है कि वो उसी में डूबते रहते हैं कि अच्छा हिस्ट्री पढ़ ली तो एक और बुक को रेफर कर लेंगे। तो हो सकता है किसी के पास इतना समय रहे, या कुछ लोग इतना दे हैव दिस grasping power to take in so much inputs, but I normally used to read a lot from the notes, चाहे वो करंट अफेयर्स की बात हो जो मंथली बुक आती है उससे। सो मैं कभी अपने नोट्स नहीं बनाता था क्योंकि एक तो समय नहीं था। तो जो नोट्स मिलते हैं मार्केट में उनको मैंने काफ़ी रेफर किया। और साथ में आप क्वेश्चन पेपर देखें यूपीएससी की वेबसाइट पे सारे लास्ट काफ़ी सारे लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं मार्केट में, इजीली एक बुकलेट भी मिल जाती है। तो उनको अगर आप रेफर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है। और एट द सेम टाइम अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम में आप अगर 60% स्कोर कर रहे हैं अगर आप जीएस के पेपर में, तो आपका सिलेक्शन तय है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीलिम्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि प्रीलिम्स में ही मेन फिल्टरिंग होता है। 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से 5 लाख अगर प्रीलिम्स देते हैं तो हार्डली 15 या 12,000 लोग ही मेंस लिखते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीलिम्स पे ध्यान दें। दूसरा, एट द सेम टाइम आप जो क्वेश्चन पेपर है उनको देखें और समझें कि आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे हैं तो आप सिलेबस को रेफर करें, कोई और नोट्स को रेफर करें जिससे कि आपको वो आंसर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और साथ में जैसे प्रीलिम्स या इवन मेंस में भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके पास स्कोप है कि उस टॉपिक को आप छोड़ के आगे बढ़े। तैयारी करते वक्त भी और जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय भी आपको जो आंसर ठीक से नहीं आता है उसमें आप ज्यादा समय ना बर्बाद करें। समय लिमिटेड है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, आपके पास समय बहुत लिमिटेड है। तो उसी में आप जो जो आंसर को अच्छे से जानते हैं आप पहले उसको अटेम्प्ट करें, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। और बाकी अगर समय बचता है स्पेशली मेंस में या प्रीलिम्स में, तो आप दोबारा जाके उनको अटेम्प्ट करें, नहीं तो आगे बढ़ें। सर आपने बताया किस तरीके से एस्पिरेंट्स को एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए प्रिपरेशन को अप्रोच करना है। Yes. इस एग्जाम के बारे में कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल थे, आप एनटीपीसी के साथ काम कर रहे थे, आपने इसको कैसे अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट किया, या आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करी, ये कहना इट विल नॉट बी 100% करेक्ट। बट एट द सेम टाइम मैंने जैसे एस्से है तो मैंने कुछ एस्सेज बेसिक समझ के कि एक अच्छे एस्से का क्या पार्ट क्या हिस्से होते हैं, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट एस्सेज। सम ऑफ देम आई यूज्ड टू राइट मे बी फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या जो टॉपिक मिलते थे वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट से। बट येस, अगेन मैं बार बार एम्फेसाइज करूंगा कि जैसे टेस्ट सीरीज ले ली, उसमें आपके पास 10 या जितने भी मॉक टेस्ट आते हैं उनको मैंने कोशिश करके रिलीजियसली टाइम निकाल के वीकेंड्स पे या कैसे भी वो 3 घंटे एकदम अलग से बैठ के उनको अटेम्प्ट किया। और फिर वो जितना अटेम्प्ट हुआ उसको
स्कैन करके मेल में भेजा या अपलोड किया और उससे जो फीडबैक आया उसको इनकॉर्पोरेट किया. तो आई थिंक दैट वाज माय मेन राइटिंग प्रैक्टिस, जिसने की मेरे को मदद भी की कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में आई यूज टू स्कोर वेल, चाहे वो एस्से हो या एथिक्स हो. तो दैट हेल्प मी रियली वेल, बिकॉज जब आप कोई अपने आप से करते हैं और कोई देखने वाला नहीं है तो एट टाइम्स यू डोंट डू इट वेरी सीरियसली. सो आप 3 घंटे के एग्जाम को हो सकता है 4 घंटे में कर रहे हैं, जो कि गलत है. आप ऐसे चाहे वो प्रीलिम का मॉक हो, चाहे वो मेंस का मॉक हो, अगर आप घर पे दे रहे हैं तो यू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट अ टाइमर एंड आप सिर्फ 3 घंटे के लिए उसको बैठें, उसको अटेम्प्ट करें और फिर अपनी परफॉर्मेंस को असेस करें. तो इसमें 2 फायदे होते हैं. एक तो आपको फीडबैक मिल जाता है जब भी वो आपका करेक्ट होके आता है, और दूसरा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है. Thank you so much, sir, for sharing the detailed strategy. Last but not the least, sir, आप उन एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाने की इच्छा रखते हैं, ड्रीम रखते हैं? मैं बस उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि यस, इंडियन फॉरेन सर्विस एक बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही डायनेमिक सर्विस है. एंड आई वुड लाइक टू कन्वे माय बेस्ट विशेस फॉर देयर प्रिपरेशंस. That's all. Thank you. Thank you so much, sir, for joining us in this interview session. Thank you for sharing all the insights about Indian Foreign Services. It was really a thought-provoking and an extremely enriching session. मुझे लगता है ये वीडियो जितने भी लाखों एस्पिरेंट्स तक पहुंचने वाली है, वो अपने आप को काफी हेल्पफुल पाएंगे इस प्रिपरेशन के दौरान, और मोटिवेशन के लिए ये बहुत प्रेरणा स्रोत है. Thank you. It was my pleasure. Thank you very much. Thank you so much, sir. Namaskar. Thanks. Namaskar.